नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सिंधु नदी जल विवाद के बारे में। तो चलिए एक कुछ इम्पॉर्टेंट स्लाइड के माध्यम से हम इसके बारे में समझते हैं। बिल्कुल पृष्ठभूमि से लेकर के चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलेंगे। क्या विवाद है, मौजूदा विवाद क्या है, पूर्व का विवाद क्या है, और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान और भारत के मध्य समझौता वर्ष 1960 में हो गया था विश्व बैंक की मध्यस्थता में। उसके बावजूद भी दोनों देशों के मध्य इस नदी जल को लेकर के विवाद क्यों उत्पन्न होता रहता है। हालांकि अस्थाई सिंधु जल आयोग के गठन की भी बात हुई और अस्थाई सिंधु जल आयोग गठित भी है, फिर भी दोनों देशों के मध्य बार बार विवाद क्यों उत्पन्न होता है, इन विषयों को हम समझेंगे, उसके तकनीकी पक्षों को भी समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम सिंधु नदी जल विवाद को लेकर के। सिंधु नदी जल विवाद से यहाँ पर ध्यान रहे कि कौन कौन सी बातें इसमें शामिल हैं। तो सिंधु नदी जल के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो सिंधु नदी को समझ लेते हैं। इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम पर पड़ा है, कई बार ये कहा जाता है, और कई किताबों में ये कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम ही सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि यह सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई सभ्यता है। दोनों को एक दूसरे के पूरक के रूप में कई बार देखा जाता है। यहाँ पर देखें इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो मानसरोवर झील से इस नदी का उद्गम होता है, तिब्बत के। हालांकि इसके डिटेल में और जाएंगे, अभी यहाँ पर हम परिचय देख रहे हैं। मुहाना की बात करें तो मुहाना ये अरब सागर में जाकर के प्रवाहित होते हुए ये नदी अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। सिंधु नदी तंत्र में कुल नदियों की बात करें, कितनी नदियां हैं, तो कुल 6 नदियां हैं। वो 6 नदियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जब हम सिंधु नदी तंत्र की बात कर रहे हैं तो पश्चिम की नदियां और पूर्व की नदियां, इन्हें क्रमशः 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर एक स्लाइड के माध्यम से, एक मैप के माध्यम से देख लेते हैं कि विभाजन का आधार क्या है, क्यों हम कहते हैं ये पूर्व की नदियां हैं और पश्चिम की नदियां हैं। यहाँ पर देखिए, विभाजन का जो आधार माना गया है वो रावी नदी को माना गया है। ये रावी नदी है, ठीक है। रावी नदी, ये आप देखेंगे रावी नदी, ये सतलुज नदी है और ये ब्यास नदी है। यहीं पर ये आप लोगों को जो दिखाई दे रही है ऐसे जाते हुए, ये जो नदी है इसको हम कह रहे हैं कि यह इंडस नदी है या सिंधु नदी है। यहीं पर आप देखिए, ये झेलम नदी और चेनाब भी यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के इसे पूर्व की नदियां कहा जाता है और इसे पश्चिम की नदियां कहा जाता है। अब दोनों नदियों के बारे में यहां पर दे दिया गया है। देखिए, पश्चिम के नदियां सिंधु, चेनाब और झेलम। सिंधु, चेनाब और झेलम, ये पश्चिम की नदियां हैं। पूर्व की नदियों के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो रावी, सतलज और ब्यास, क्रमशः यहां पर दिया गया है रावी, सतलज और ब्यास, ये 3 नदियां हैं। कुल मिलाकर के 6 नदियां हैं सिंधु नदी तंत्र में, जो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। सिंधु, चेनाब और झेलम, ये पश्चिम की नदियां हैं। पूर्व की नदियों के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो रावी, सतलज और ब्यास, क्रमशः यहां पर दिया गया है रावी, सतलज और ब्यास, ये 3 नदियां हैं। कुल मिलाकर के 6 नदियां हैं सिंधु नदी तंत्र में, जो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। जो विभाजन का आधार है वर्चुअली लाइन, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ये रावी को माना जाता है और इसी के आधार पर पूर्व और पश्चिम की नदियां कही जाती हैं। अब इससे संबंधित बातें, जो सिंधु नदी है इसका उद्गम कहां से होता है, हालांकि अभी परिचय में हम लोगों ने देखा, लेकिन उसकी टेक्निकलिटी और हम लोग बिल्कुल अंदर जाकर के नहीं देखे। तो यहाँ पर इसका जो उद्गम होता है, उद्गम मानसरोवर झील। ये मानसरोवर झील कहाँ पर है, तो हम बात कर रहे हैं तिब्बत। तिब्बत के मानसरोवर झील, तिब्बत इस समय जो चीन के कब्जे में है, वहां से इसका उद्गम होता है। सिंगी खंबान हिमनद से इसका उद्गम होता है ओरिजिनली। अब बात करें कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो सहायक नदियां यहाँ पर जास्कर, श्योक, सतलज, चेनाब, रावी, ब्यास और झेलम, ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। इन सहायक नदियों को समझने के बाद यहाँ पर कई बार ध्यान रहे कि यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है और पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि कौन किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो सहायक नदियों के साथ साथ यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब चेनाब के बारे में एक एक करके जो 6 नदियाँ हैं, जो दोनों देशों के मध्य पूर्व और पश्चिम के नदियाँ हैं, उन सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब हम चेनाब के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका जो उद्गम है, ये उद्गम और ये किसका सम्मिलित रूप है,
इसका उद्गम कहाँ से होता है और ये सम्मिलित रूप किसका है? तो दरअसल चंद्र और भागा दो नदियों के सम्मिलित रूप को चेनाब नदी कहा जाता है और इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। अब सवाल ये है कि जब पूछा जाता है कि इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, तो इसकी सहायक नदी यानी कि चेनाब की सहायक नदी, दो इसकी सहायक नदियां हैं झेलम और रावी, इसी की सहायक नदी हैं। इस नदी पर यानी कि चेनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं लगाई गई हैं? तो ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, ध्यान रखेंगे यहाँ पर सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार परियोजना, ये 3 परियोजनाएं चेनाब नदी पर लगाई गई हैं जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। ठीक है, इसको समझने के बाद यहाँ पर देखिए झेलम नदी की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? वेरीनाग से होता है और ये कहाँ पर है? शेषनाग झील के पास। और शेषनाग झील की जब हम बात कर रहे हैं, शेषनाग झील से जम्मू कश्मीर के दक्षिण पूर्व में ये स्थित है। यहाँ पर सिंपली उद्गम वेरीनाग, शेषनाग झील और जम्मू कश्मीर के दक्षिण पूर्व में ये स्थित है। अब यहाँ पर इसकी सहायक नदियों के जब बारे में आप जानना चाहेंगे तो किशन गंगा इसकी सहायक नदी है। पाकिस्तान में इसे नीलम के नाम से जाना जाता है। परियोजनाओं की बात करें, कौन कौन सी परियोजनाएं इस नदी पर हैं, तो तुलबुल परियोजना है और उरी परियोजना, 2 बहुउद्देशीय परियोजनाएं इस नदी पर यानी कि झेलम नदी पर लगाई गई हैं। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना है कि रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, परियोजनाएं कौन कौन सी लगाई गई हैं। तो रावी नदी की जब बात कर रहे हैं तो रोहतांग दर्रे के पश्चिम से इसका उद्गम होता है। कहां पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। राज्य की बात होगी, किस राज्य में, यहाँ पर तो बात हो रही है कि रोहतांग दर्रे के पश्चिम से इसका उद्गम हो रहा है, लेकिन ये किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? चमेरा परियोजना और थीन बांध इस नदी पर स्थित है जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के साथ साथ अब बात कर लें ब्यास नदी के बारे में, तो इस ब्यास नदी का उद्गम कहां से होता है? दरअसल रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड है और ये ब्यास कुंड कहां पर है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उद्गम कहां से हो रहा है? रोहतांग दर्रा के ब्यास कुंड से, और ये किस राज्य में स्थित है? तो भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर इस पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? जब परियोजनाओं की बात कर रहे हैं तो पोंग बांध और हरिके बांध इस पर स्थित बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं को समझने के बाद अगली जो नदी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, सतलज नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम राकसताल, और ये राकसताल कहाँ पर है? तो ये तिब्बत में स्थित है। ठीक, इसके अलावा सहायक नदी की बात होगी कि इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो इसकी सहायक नदी ब्यास है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो इसी पर यानी कि सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं इसी पर हरिके बांध है, और हरिके बांध के साथ साथ नाथपा झाकड़ी बांध, ये 3 बहुउद्देशीय परियोजनाएं सतलज नदी पर अवस्थित हैं। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, विवाद का कारण, और अब हम जो इससे संबंधित बातें थी उन बातों को समझने के बाद ये बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि 2 तरह के विवाद हैं। एक तो पूर्व की स्थिति, यानी कि जब 1947 में भारत और पाकिस्तान 2 देश बने, तो देश बनने के बाद 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान बना, 15 अगस्त 1947 भारत बना। तो जो विभाजन हुआ था, विभाजन का आधार क्या था और विभाजन के साथ ही दोनों देशों के मध्य विवाद क्यों शुरू हो गया? दरअसल उसकी तह में जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कारण रहे हैं। तो विवाद का कारण यहां पर पूर्व लिखा गया है, यानी कि पूर्व का मतलब पहले की बात की जा रही है। पूर्व का मतलब यहां पर दिशा की बात नहीं की जा रही है। तो यहां देखिए, दरअसल दोनों देशों का जो विभाजन हुआ था, राजनीतिक विभाजन हुआ था, सीमा का विभाजन हुआ। सीमा का विभाजन तो हो गया, लेकिन नदियों का न तो मार्ग बदला जा सकता है, न तो परिवर्तित किया जा सकता है। थोड़े समय के लिए आप बांध बना करके रोक जरूर सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ आप कह सकते हैं कि आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करके हम थोड़ा बहुत डाइवर्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये मामला तब का है जब भारत और पाकिस्तान 2 देश बने थे। उस समय की देखिए, जनसंख्या की बात करूं तो इस नदी पर, यानी कि सिंधु नदी है, यहां सिंधु नदी के जल पर भारत में कितने लोग निर्भर हैं?
तो भारत पर 20 मिलियन उस समय, ये कब की बात की जा रही है, ये 1947 की बात की जा रही है, जब भारत और पाकिस्तान दो देश बन रहे हैं। यहां पर इस चीज को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। उस समय के हिसाब से 20 मिलियन लोग यहां पर भारत में निर्भर थे, और पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में 22 मिलियन लोग निर्भर थे। इसके साथ साथ सिंचाई की बात करें कि सिंचाई इससे, यानी कि सिंधु नदी से कितने क्षेत्र की सिंचाई भारत में होती थी और कितने क्षेत्र की सिंचाई पाकिस्तान में होती थी। यहां पर भारत में बात करें तो 5 मिलियन हेक्टेयर जो क्षेत्र है सिंधु नदी के द्वारा सिंचित क्षेत्र है। पाकिस्तान की बात करें तो 18 मिलियन हेक्टेयर सिंधु नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र था। ये 1947 की बात की जा रही है। स्वाभाविक सी बात है कि दोनों देशों के लिए इस नदी का सामाजिक और आर्थिक महत्व ज्यादा है, और सामाजिक आर्थिक महत्व ज्यादा है। स्वाभाविक सी बात है, दोनों के इस नदी से हित जुड़े हुए हैं, कृषि उत्पादकता को लेकर के, पेयजल को लेकर के, और कृषि पर लोगों की निर्भरता को लेकर के, साथ ही साथ जो क्षेत्र है, प्रवाह का क्षेत्र है, उसको भी लेकर के। अब आधुनिक समय में जो नदी जल परियोजनाएं हैं, या बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कह सकते हैं आप, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए ये नदी दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इन बातों को समझने के बाद यहाँ आगे बढ़ते हैं। जब ये विवाद दोनों देशों के मध्य हुआ, इसको लेकर के फिर दोनों देशों के मध्य समझौता भी हुआ। समझौता वर्ष 19 सितंबर 1960 में हुआ। मध्यस्थता इसमें विश्व बैंक ने किया था। विश्व बैंक की मध्यस्थता में यह समझौता हुआ। यह समझौता किस स्थान पर हुआ, तो पाकिस्तान के कराची में यह समझौता हुआ। तारीख, वर्ष, मध्यस्थता और स्थान, तीनों ही चारों बातें आप लोगों के सामने हैं। अब सिंधु नदी जो तंत्र है, इसके बारे में हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था। यहां पर देखिए, मैप के माध्यम से एक बार फिर से देख लेते हैं सिंधु नदी तंत्र। मैंने आप लोगों को तभी बता दिया था कि जो विभाजन का आधार माना गया है, इधर की नदियों को पश्चिम की नदियां, और इधर जो 3 नदियां हैं, इसे पूर्व की नदियां कहा जाता है। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो विभाजन है, 3 नदियां इधर हैं, 3 नदियां इधर हैं, जो भारत के लिए भारत के पक्ष में और इधर पाकिस्तान के पक्ष में। अब इन बातों को समझने के बाद जो मैप के जरिए हमने देखने का प्रयास किया, अब यहीं पर वही सारी बातें की गई हैं। जो पश्चिम की नदियां हैं, सिंधु, चेनाब और झेलम, पाकिस्तान को इन नदियों पर अधिकार दिया गया। पाकिस्तान का अधिकार इन नदियों पर दिया गया। साथ ही साथ जो पूर्व की नदियां हैं, यानी कि रावी, सतलज और ब्यास, इस नदी पर भारत को पूर्ण अधिकार दिया गया। मतलब पूरी तरह से इस नदी के जल पर, इन 3 नदियों के जल पर भारत को अधिकार प्राप्त हुआ समझौते के तहत। यानी कि जो ये 19 सितंबर 1960 में समझौता हो रहा है, इस समझौते के आधार पर पश्चिम की नदियां जो हैं, सिंधु, चेनाब और झेलम, इसे पाकिस्तान की नदियां कहा गया। पाकिस्तान को इस पर अधिकार दिया गया। और जो पूर्व की नदियां हैं, रावी, सतलज और ब्यास, इसे भारत की नदियां कहा गया और इस पर भारत को पूर्ण अधिकार दिया गया। ध्यान रखना है, पूर्ण अधिकार की बात की जा रही है। लेकिन जो पश्चिम की नदियां हैं, इस पर रन ऑफ द रिवर का अधिकार दिया गया। सवाल यह है कि रन ऑफ द रिवर कहते किसको हैं? बिना नदी जल के प्रवाह को प्रभावित किए अगर कोई योजना लगाई जा रही है, मतलब बिजली उत्पादन से संबंधित, तब हम उसे कहते हैं कि यह रन ऑफ द रिवर है। न तो हमें डैम बनाने की आवश्यकता होती है और न ही वहां पर हम पानी को स्टोर करते हैं। इससे नदी के जल के प्रवाह पर, उसकी तीव्रता पर कोई असर नहीं होता, तो हम उसे रन ऑफ द रिवर कहते हैं। अब यहां पर रन ऑफ द रिवर को समझने के लिए हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये जो नदी है, ये नदी का जल प्रवाहित हो रहा है। इसकी तीव्रता अपने आप में इतनी ज्यादा है कि ये टरबाइन को घुमा सकता है। ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये हमारा डायनेमो है। थोड़ी देर के लिए ऐसे समझ लीजिए डायनेमो। यहां पर हमने कुछ इस प्रकार से हमने लगा रखा है। ये इसके डैने हैं और इस डैने पर इसका जो नदी का प्रवाह है
वो तीव्र प्रवाह इसके दाहिने पर पड़ रहा है, पड़ने के बाद ये रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। कुल मिलाकर के इसकी टेक्निकलिटी में न जाते हुए रन ऑफ द रिवर का मतलब यह है कि इस नदी के जल में इतना प्रवाह है जिसके माध्यम से ये नदी इस टरबाइन को घुमाने में सक्षम है, जिससे बिजली का उत्पादन हो रहा है। सीधी सीधी सी बात है, रन ऑफ द रिवर। दूसरी बात जो आप देखते हैं, अगर कोई नदी आ रही है, इस नदी को हमने क्या किया, इस नदी की हाइट अभी इतनी है, ठीक है, हाइट का मतलब इसके जल की ऊंचाई की बात कर रहे हैं। यहां पर हमने डैम बनाया और डैम बना करके इस नदी के जल को हमने रोका। और यहां पर जब मैं ब्लू से टिक कर रहा हूं, यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं, दरअसल ये नदी के जल की बात कर रहा हूं कि जब आपने डैम बनाया तो डैम बनाने के बाद नदी का जल स्तर बढ़ गया और फिर इस नदी के जल को छोड़ा जाता है और यहाँ पर टरबाइन लगाया जाता है, जो टरबाइन मैंने यहाँ पर बताया था, यही वाली। तो इससे बिजली का उत्पादन होता है। अब ये समझने के लिए जो रन ऑफ द रिवर है और उसके अलावा जो दूसरी परियोजना है बांध बना करके, वो मैंने बता दिया। तो यहां पर कहा गया था कि भारत को ये जो नदियां हैं, पाकिस्तान की नदियां, इन पाकिस्तान की नदियों पर रन ऑफ द रिवर का अधिकार दिया गया है। भारत इन नदियों पर लगा सकता है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा सकता है, लेकिन यहां पर डैम बनाने की बात नहीं हुई थी। यहां पर कहा गया कि घरेलू उपयोग और कृषि उपयोग को छोड़कर के बाकी जो क्षेत्र हैं उन पर भारत को पूर्ण अधिकार दिया गया था इस समझौते के तहत, यानी कि 1960 के समझौते के तहत। आगे एक और बात कही गई कि एक आयोग की स्थापना होगी। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि आयोग बनाया जाएगा और ये आयोग क्या करेगा, तो वार्षिक बैठक करेगा और वर्ष में कम से कम एक बैठक जरूर होगी। और अगर कोई विवाद दोनों देशों के मध्य इस नदी जल को लेकर के होता है तो इस आयोग के द्वारा भविष्य में उसका समाधान किया जाएगा। विश्व बैंक को भी ये पता था कि आगे चल करके दोनों देशों में विवाद हो सकती है और होगा ही, इसीलिए यहां पर एक अस्थाई सिंधु जल आयोग की स्थापना की बात हुई, स्थापना भी हुआ। इसकी जो बैठकें होती हैं वर्ष में एक बार होती हैं और क्रमशः दोनों देशों में इसकी बैठक की जाती है। एक बार भारत में होगा, अगली बार पाकिस्तान में होगा। इस तरह से इसका निर्धारण किया गया। आगे बात करें तो यहां पर समझौते का परिणाम क्या हुआ, तो जो समझौता 1960 में किया जा रहा है, इस समझौते के आधार पर भारत को कितना लाभ हो रहा है, पाकिस्तान को कितना लाभ हो रहा है। यहां पर देखिए, सबसे सफल समझौता इसे माना जाता है दोनों देशों के मध्य। सवाल यह है कि सबसे सफल समझौता इसे क्यों माना जा रहा है। दरअसल सफल समझौता इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कई युद्धों के बावजूद भारत ने इस समझौते को रद्द करने की बात नहीं की और न ही समझौता रद्द हुआ। पाकिस्तान की तरफ से चरमपंथ, आतंकवाद और अन्य जो छद्मवार की घटनाएं हैं वो लगातार होती रहती हैं, हुई भी हैं। उसके बावजूद भारत इसको रद्द करने की पहल नहीं किया है। अब इसके बारे में, इससे संबंधित अन्य बातों को अभी थोड़ी देर बाद में समझेंगे। तो इसलिए इसे कहा जाता है कि ये सफल समझौता है, क्योंकि इन विवादों के बावजूद बदस्तूर ये जो समझौता है, इसका एग्जिस्टेंस है, ये विद्यमान है। अब बात करें भारत को इससे कितना लाभ होता है। समझौते के परिणाम स्वरूप जो भारत को मिलना चाहिए था वो हिस्सा भारत उसका प्रयोग नहीं कर पाता है, उपयोग नहीं कर पाता है। भारत को महज 19.48% का लाभ होता है, जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को 80.52% पाकिस्तान को अकेले इससे लाभ होता है। तो यहां पर जल के उपयोग की बात की जा रही है। जल का उपयोग मतलब कहने का यह है कि पाकिस्तान इस जल का उपयोग ज्यादा करता है, समझौते के बावजूद भारत उस जल का प्रयोग कम कर पाता है। पाक को नहर निर्माण के लिए इसी समझौते के तहत कहा गया था कि पाकिस्तान को भारत नहर निर्माण के लिए सिंधु जल समझौते के आधार पर 83 करोड़ रुपए देगा और इस पर सहमति बनी। आगे चल करके ये जो बातें थीं, अब वर्तमान विवाद की बात ये है कि जो समझौता था, इस समझौते पर सहमति बनी, उसका परिणाम क्या हुआ ये तो हमने देख लिया। वर्तमान विवाद का कारण क्या है, वो तो समझौता हो गया, सारी बातें सॉर्ट आउट हो गई, लेकिन अब ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर के दोनों देशों के मध्य विवाद बना रहता है या विवाद है।
तो यहां पर भारतीय कुछ परियोजनाएं हैं जिसको लेकर के पाकिस्तान का विरोध है, और विरोध सिर्फ विरोध के लिए किया जाता है, न कि उसका कोई आधार है। यहां पर देखिए, सलाल परियोजना है, बूलर बैराज परियोजना है, बगलिहार परियोजना है और किशन गंगा परियोजना है। जो ताजा विवाद है, मतलब जो दोनों देशों के मध्य सबसे ज्यादा चर्चित विवाद है, वो किशन गंगा विवाद है। पाकिस्तान का भारत की इन परियोजनाओं पर विरोध है, और पाकिस्तान ये कहता है कि दरअसल भारत द्वारा जो निर्धारित तकनीकी शर्तें हैं, उन शर्तों का पालन नहीं किया जाता है। भारत उस पर जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनको लगा रहा है, इसलिए वो इस मुद्दे को लेकर के लगातार विरोध करता रहता है, और ये करता रहा भी है। ये उसका कहना है कि जो तकनीकी पक्ष हैं, जो बातें कही गई थी कि पश्चिम की नदियों पर भारत को क्या अधिकार होगा, पूर्व की नदियों पर भारत को क्या अधिकार होगा, और कमाल की बात यह है कि जो सिंधु जल आयोग है वो भी इस मुद्दे का समाधान नहीं कर पा रहा है। अब इन बातों को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। भारत का पक्ष क्या है, भारत क्या कहता है? तो भारत का कहना यह है, जल विद्युत क्षमता के दोहन का अधिकार इसी समझौते के, यानी कि जो 1960 में समझौता किया गया था, उस समझौते के तहत जल विद्युत क्षमता के दोहन का अधिकार दिया गया है। लेकिन यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान में ये नदियां प्रवेश करने से पहले भारत ऐसा कर सकता है। अब यहां पर देखिए, मैप में देख लीजिए, यह कहा गया है कि पाकिस्तान में नदियों के प्रवेश करने से पहले, यहां ये आप देख रहे हैं, ये लाइन है, यहां लाइन, ठीक है, ये भारत पाकिस्तान सीमा है। अब यहां पर अगर ये रावी नदी है, तो रावी नदी यहां पर भारत में, पाकिस्तान में प्रवेश कर रही है। इससे पहले भारत इस पर परियोजना लगा सकता है, कोई विवाद नहीं है। ब्यास नदी है, यहां पर पाकिस्तान में प्रवेश कर रही है, इससे पहले भारत परियोजना लगा सकता है, कोई विवाद नहीं है। यहां पर भी जो सतलज नदी है, इसको भी लेकर के यही बात कही गई कि पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यहां पर भी भारत यहां पर लगा सकता है, उसको लेकर के कोई विरोध या इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन पाकिस्तान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब समस्या यही है कि जल विद्युत क्षमता के दोहन का अधिकार दिया गया है पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व। पश्चिमी जो नदियां हैं उस पर भारत को यह कहा गया कि कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है, भारत चाहे जितना चाहे बिना उस नदी के जल को प्रभावित किए, बिना नदी जल की धारा को मोड़े हुए भारत इस पर रन ऑफ द रिवर लगा सकता है। इसके लिए कोई निर्धारित सीमा नहीं है। भारत का यह कहना है कि उस आधार पर भारत उसी समझौते को ध्यान में रखते हुए और उस पर रन ऑफ द रिवर लगा रहा है। भंडारण इकाइयों के निर्माण को भी भारत को अनुमति मिली थी, जैसे कि बिजली उत्पादन से संबंधित भंडारण इकाइयां, फ्लड स्टोरेज को लेकर के अगर बाढ़ की घटनाएं हो रही हैं तो उसको लेकर के भंडारण इकाइयों का प्रयोग भारत कर सकता है, और 3.6 मिलियन एकड़ भंडारण की भी सुविधा भारत को दी गई थी। लेकिन पाकिस्तान इसे मानने के लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए वो भारत पर आरोप लगाता है कि भारत जो तकनीकी पक्ष हैं उन तकनीकी पक्षों का ध्यान नहीं रख रहा है, उनका उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान के पक्ष की बात करें तो पाकिस्तान का पक्ष क्यों, और पाकिस्तान इस समझौते को लेकर के क्यों परेशान रहता है, बार बार ये जो नदी जल परियोजनाएं हैं उनका विरोध करता है। दरअसल वर्तमान समय में जो उसका 65% भूभाग है सिंधु नदी बेसिन में पड़ता है। यहां पर पाकिस्तान की बात की जा रही है, पाक की बात की जा रही है। वर्तमान समय में एक तो हमने पूर्व की स्थिति देखी, जो स्वतंत्रता के समय की स्थिति थी, कितनी आबादी भारत की उस पर निर्भर है और कितनी आबादी पाकिस्तान की निर्भर है, दोनों को हम लोगों ने तुलनात्मक रूप से देख लिया। सिंचाई पर कितना निर्भरता है ये भी हम लोगों ने तुलनात्मक रूप से देख लिया। यहां पर वर्तमान समय की बात करें, 65% भूभाग सिंधु नदी बेसिन द्वारा सिंचित क्षेत्र है पाकिस्तान का। सिंचाई की बात करें तो 2.6 एकड़ जो भूमि है वो सिंधु नदी के जल और इन नदियों के जल से सिंचित किया जाता है, उनकी सिंचाई होती है। स्वाभाविक सी बात है कि कृषि के लिए ये पाकिस्तान के लिए परियोजना, ये नदियां बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ
बिजली और कृषि दोनों के लिए इस पर निर्भर है पाकिस्तान। स्वाभाविक सी बात है, पाकिस्तान ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा कि भारत इस पर कोई परियोजना लगाए और उससे उसका थोड़ा भी नुकसान हो। हालांकि भारत जो परियोजनाएं लगा रहा है या लगाता है, इससे उसका कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी विवाद की स्थिति नहीं है, फिर भी पाकिस्तान की तरफ से विरोध है। यहां पर समझौते को अब जब बार बार ये घटनाएं होती हैं तो भारत में कई जो थिंक टैंक हैं, जो इस क्षेत्र में सोचने वाले लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि भारत को और पाकिस्तान की तरफ से जो घटनाएं की जाती हैं, जो युद्ध की घटनाएं हैं, युद्ध तो अलग विषय है, लेकिन जो चरमपंथ आतंकवाद और छद्मवार की जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत को इस समझौते से बाहर निकल जाना चाहिए। सवाल ये है कि कौन कौन सी घटनाएं हैं और उनका आधार क्या है, यानी कि समझौते को रद्द करने की मांग को लेकर के क्या आधार है। तो कारण यह है कि आतंकवाद और चरमपंथ की घटनाएं, उसके तरफ से छद्मवार की घटनाएं भारत के खिलाफ पाकिस्तान से होती रहती हैं। अब इन घटनाओं के उदाहरण की बात करें तो वर्ष 2001 में भारत के संसद भवन पर हमला किया गया था, अटैक किया गया था, जो पाकिस्तान प्रायोजित घटना थी। यहां पर मुंबई में 2008 में हुआ था, आप लोग जानते ही हैं। उरी अटैक हुआ था 2016 में, और 2019 में पुलवामा घटना भी हुई थी जिसमें हमारे सेना के जवान शहीद हो गए थे। अब इन सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कई बार भारत में इस बात को लेकर के मांग उठी है कि इस समझौते को भारत रद्द कर दे, इस समझौते में बने रहने का अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारत ही सिर्फ इस समझौते का पालन कर रहा है, भारत ही केवल शांति चाहता है। पाकिस्तान की तरफ से छद्मवार, आतंकवाद और चरमपंथ की घटनाएं भारत में होती रह रही हैं, और छद्मवार कई तरह से छद्मवार में भारत के खिलाफ पाकिस्तान शामिल है। इसीलिए ये कहा जाता है कि इस समझौते को रद्द कर दिया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिंधु जल जो समझौता हुआ था वर्ष 1960 में, उस समझौते के प्रावधानों में ऐसा कोई प्रावधान है जिसके आधार पर भारत इस समझौते को रद्द कर सकता है? दरअसल ऐसा कोई प्रावधान उसमें नहीं है, और कहा यह गया है कि इस संधि के मुताबिक एक पक्षीय रूप से न तो भारत को और न ही पाकिस्तान को यह अधिकार है कि दोनों ये समझौते रद्द कर सकते हैं। खास करके कहा जा रहा है कि भारत के पास ये अधिकार नहीं है। समझौते के शर्तों में ये कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है कि भारत इस समझौते को एक पक्षीय रूप से रद्द कर सकता है। लेकिन भारत रद्द कर सकता है, और जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का कहना है कि भारत इस समझौते को रद्द कर सकता है, और इसका आधार है वियना समझौता। और वियना समझौते के लॉ ऑफ ट्रीटीज की धारा 62 के आधार पर अगर कोई देश ऐसा कर रहा है और दूसरे देश के खिलाफ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, तो उस देश को अधिकार है कि वो उस समझौते से एक पक्षीय रूप से बाहर आ सकता है। तो भारत के पास ये आधार है कि इस आधार पर भारत इस समझौते को रद्द कर सकता है। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि अगर हम इस समझौते को रद्द करते हैं तो क्या हमारे पास इतनी अवसंरचना मजबूत है, हमारी अवसंरचना इतनी है, हम उसके लिए तैयार हैं कि समझौते को रद्द करके और जो सिंधु जल और बाकी जो नदियां हैं उनके पानी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उधर जाने यानी कि पाकिस्तान जाने से रोक सकते हैं, जितना प्रतिशत भारत के हिस्से में है उस जल का उपयोग किया जा सकता है? क्या इससे भारत में बाढ़ की समस्याएं नहीं होंगी? और बाढ़ की समस्याएं अगर होंगी तो क्या भारत उस विस्थापन के लिए तैयार है? विस्थापन के साथ साथ उनका पुनर्वास किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? तो ये कुछ सवाल हैं और कुछ समस्याएं हैं। इस आधार पर भारत के लिए कहा जाता है कि भारत चाह करके भी इस समझौते को रद्द नहीं कर सकता। हालांकि भारत के पास आधार है, पर्याप्त और मजबूत आधार हैं, फिर भी इस समझौते को रद्द नहीं कर सकता। तो यहाँ तक इससे संबंधित बातों को, जो तकनीकी पक्ष थे, उन तकनीकी पक्षों को आप लोगों ने समझा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, और आप अपने वैल्यूएबल कमेंट के माध्यम से हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अपने कमेंट के माध्यम से, अपने वैल्यूएबल कमेंट के माध्यम से हमें सूचित जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।